Thank you, Shailesh, for joining. Let's continue for next section. पहले सेक्शन में हमने बात की कि what was around the डायबिटीज और हमारे पूरे दुनिया में डायबिटीज के बारे में क्या क्या चीजें चल रही हैं और उन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इस सेक्शन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम डायबिटीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम डायबिटीज के बारे में जानेंगे कि डायबिटीज क्या है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि डायबिटीज कैसे लोगों को इफेक्ट कर रही है, कैसे लाइफ्स को इफेक्ट कर रही है, क्या क्या चीजें लोग गलतियां कर रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमने जाना। अब इस सेक्शन में अब हम बात करने वाले हैं कि हम डायबिटीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीट करने के लिए सबसे पहले डायबिटीज को समझना जरूरी है कि डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज में सबसे पहले एक आता है जो प्री डायबिटीज का लेवल होता है। दैट इज कि डायबिटीज अभी आप तक अभी डिटेक्ट नहीं हुई है, आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज डेवलप होना शुरू हुई है। आपकी बॉडी उस जो भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, जो भी चीजें बॉडी में डेवलप हो रही हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जेनेटिक्स भी इसका रीजन हो सकता है। तो जेनेटिक्स में जो भी फूड हैबिट्स हैं, जो भी ईटिंग हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, मूवमेंट की जो हैबिट्स हैं, उनकी वजह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देन एज फैक्टर इसमें बहुत डिपेंड करता है। एज फैक्टर आई मीन द बायोलॉजिकल एज, नॉट द कैलेंडर एज। सो बायोलॉजिकल एज आपकी कैसे एजिंग फास्टर हो रही है उसके उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत बहुत बार ऐसे केसेस में देखा गया है कि जो आपकी जो एक्चुअल कैलेंडर एज है वो कम है, लेकिन बायोलॉजिकल एज बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। दैट इज ड्यू टू द पुअर लाइफस्टाइल एंड पुअर ईटिंग हैबिट, क्योंकि आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उन सारे फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाट इज द बायोलॉजिकल एज। एंड लाइफ स्टाइल मैटर करती है, ओबिसिटी का लेवल कितना है, या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे हाई बीपी है, या लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज्यादा गड़बड़ है, या पीसीओएस लेडीज में, या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वगैरह है। ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं प्री डायबिटीज लेवल में। देन ज्यादातर ये असिम्प्टोमेटिक होती है, तो इसके सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन अंदर डायबिटीज डेवलप हो रही होती है धीरे धीरे। कुछ केसेस में जैसे नेक के अराउंड या आर्म्स के पास या आईज के नीचे ब्लैकनेस आना है, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ प्री डायबिटीज, की आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। और ये जो प्री डायबिटीज का स्टेज है, ये आपकी बॉडी में पहले 10 से 15 साल, कुछ लोगों में 10 साल, कुछ लोगों में 15 साल तक चलता रहता है। तो जैसे मेरे पास आज आज के केस में कुछ केसेस 10 से 12 साल के बच्चों के भी आते हैं। तो उनमें ये चीजें और जल्दी डेवलप होने लगती हैं ड्यू टू द पुअर फूड हैबिट्स, या बचपन से ही उनको हाई शुगरी फूड आइटम्स, हाई शुगरी ड्रिंक्स वगैरह जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं उनको पिलाना शुरू करते हैं। तो वहां से एक हाई लेवल ऑफ शुगर उनकी बॉडी में जा रही होती है, जिसकी वजह से उन ये सारी चीजें उनके अंदर डेवलप हो रही होती हैं। देन टाइप 1 डायबिटीज। तो डिटेक्ट होने के बाद सबसे पहले आती है टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंडीशन है। तो डायबिटीज दो टाइप की है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका प्री डायबिटीज से कोई रिलेशन नहीं है। सॉरी। सो टाइप 1 डायबिटीज का प्री डायबिटीज से कोई रिलेशन नहीं है। इसका बेसिकली रिलेशन है आपके इम्यून कंडीशन से, जहां पे आपका इम्यून कंडीशन इम्यून ऐसा हो जाता है कि जो कि आपकी बॉडी को ही इफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से आपको आपके बॉडी में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो तो टाइप 2 की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। इसमें आपको ब्लड शुगर तो मैनेज करना ही होता है, क्योंकि आपकी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना रहे होते, तो वो तो मैनेज करना ही होता है। लेकिन साथ में इसमें इम्यून सिस्टम को सही गाइडेंस के लिए गाइड करना होता है, जिस जो कि इसका एडिशनल ट्रीटमेंट होता है।
इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज जो कि 10 से 15 साल की प्री डायबिटीज की स्टेज के बाद आती है। यहाँ पे आपका जो बीटा सेल्स हैं, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन जनरेट करते हैं, वो डिसफंक्शन हो जाते हैं और रिजल्ट होता है हायर अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। रिमेंबर कि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा होता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंसुलिन नहीं बन रहा है इसलिए एडिशनल इंसुलिन दिया जा रहा है। ये एक मिथ है। आपकी बॉडी में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो ओवर हो गया है, जिसकी वजह से बॉडी ने उस इंसुलिन को पहचानना ही बंद कर दिया। ये दिस इज कॉल्ड अ टाइप 2 डायबिटीज मेन सिम्टम एंड लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिक ग्लाइसीमिया, जो कि एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। तो इसमें मेटाबॉलिज्म आपका हाईली इफेक्ट होता है और हायर लेवल्स ऑफ फ्री फैटी एसिड जनरेट होते हैं, क्योंकि जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन के मैनेजमेंट को, फैट के मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें बहुत बार जो जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो क्या होता है कि वो बात करते हैं कि उनको भूख ज़रूरत से वो उनको भूख ज़रूरत से ज़्यादा लग रही होती है। तो उसके रीज़न्स क्या होते हैं? तो क्रेविंग क्रेविंग मतलब भूख लगना ही नहीं होती। क्रेविंग के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जैसे अगर आप अभी बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो क्रेविंग का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ फिजियोलॉजिकल फैक्टर कि आपकी बॉडी में शुगर फ्लक्चुएशंस बहुत तेजी से हो रहे हैं। और जनरली एक अगर हम जनरल रिसर्च देखते हैं तो उसमें ये है कि बॉडी में जब हम एक नॉर्मल खाना खा रहे हैं जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आइटम्स होने हैं, जैसे ब्रेड है, पास्ता है, बिस्किट्स हैं, ये सारी चीजें अगर ले रहे हैं तो ये हाई कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आइटम्स होते हैं। ये शुगर के लेवल को बहुत तेजी से बॉडी में फ्लक्चुएट करते हैं। तो जब शुगर का लेवल एकदम से हाई जाता है, एकदम से ऊपर जाएगा, और वो तो वहां पे हमें हाई एनर्जी फील होगी, लेकिन जैसे ही वो उस हाई अमाउंट ऑफ शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन भी प्रोड्यूस हुआ। तो वो उसने एकदम से उस शुगर को ले जाके मैनेज किया, जिसकी वजह से जब शुगर का लेवल हाई था तो क्या हुआ कि एनर्जी हमें हाई फील हुई, लेकिन एकदम से वो एनर्जी जब डाउन होती है, क्योंकि पैनक्रियाज ने उसको नल एंड वॉइड किया, तो एकदम से एनर्जी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे डाउन एनर्जी होने पे हमें फिर से फील होता है कि अरे अभी तो खाना खाया था, अब एनर्जी मुझे फिर से एनर्जी चाहिए। तो क्या किया, चल एक कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं या चल एक कॉफी ले लेते हैं। तो फिर से जाके वहां पे हमने क्विक एनर्जी फूड लिया, जिसने फिर से हमारा शुगर लेवल एकदम से हाई किया, और फिर हमें एनर्जी फील हुई, लेकिन फिर से वो एकदम से डाउन हुई। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें बार-बार क्रेविंग होती है, भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप जंक फूड खाते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उस टाइम तो आपको एनर्जी फ़ील होती है, लेकिन बहुत जल्दी लगभग आधे घंटे, पौन घंटे के अंदर फिर से कुछ खाने की इच्छा होती है। और इसमें आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा हाई शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है, उसको मैनेज करने के लिए बार-बार ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी उस इंसुलिन को अवॉइड करने लगती है। इसलिए बार-बार भूख लगती है, बार-बार क्रेविंग होती है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जब भी डायबिटीज़ हुई, तो आपको बताया गया कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, आपको ये चीज़ नहीं खानी, शुगर नहीं खानी है, आपको मिठाई नहीं खानी है, आपको चावल नहीं खाने हैं, आपको आलू नहीं खाने, जो कि जनरल रिस्ट्रिक्शन बताए जाते हैं। तो हम डर जाते हैं कि अरे! मुझे तो ये नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, तो बचा क्या मेरे लिए? तो एक स्ट्रेस लेवल जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी, आप जो कुछ भी खा रहे हैं, उसको एन्जॉय नहीं कर रही। और जब तक आपकी बॉडी जो कुछ आप खा रहे हैं, उसको एन्जॉय नहीं करेगी, तब तक आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ सकती। देन इमोशनल ईटिंग, कंफर्ट फूड की तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देन हार्मोनल इन्फ्लुएंस, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे जो हंगर और सटाइटी हार्मोन है, वो भी इम्बैलेंस होने लगते हैं, फूड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, हाई स्ट्रेस लेवल की वजह से। जो आपका हंगर हार्मोन है लेप्टिन, और सटाइटी हार्मोन है ग्रेलिन, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं आपकी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें भूख जल्दी फ़ील होती है, लेकिन सटाइटी मतलब हमारा पेट भर चुका है, ऐसा बहुत देर में फ़ील होता है। जिसकी वजह से हमें जल्दी
जल्दी भूख लगती है और देर तक भूख लगी रहती है। देन इंक्रीज इन स्ट्रेस हार्मोन। तो जब भी स्ट्रेस रिलीज हाई होता है, जैसे आप कोई हाई स्ट्रेस जॉब में काम करते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि जल्दी भूख लगती है, और जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपके माइंड स्ट्रेस में होता है, तो आप हाई फैट आइटम की तरफ या हाई शुगर फूड की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपको क्विक एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन उस क्विक एनर्जी को हम ये नहीं समझते हैं कि वो जितनी जल्दी हमें क्विक एनर्जी दे रहा है, उतनी जल्दी हमारी एनर्जी को वो ड्रेन भी करने वाला है। इसीलिए ये हमारे लिए अक्सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि हमारा फूड, हमारा खाना इसमें कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो डायबिटीज की कंडीशन में बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें डायबिटीज स्पेशल फूड खाना चाहिए, बट एक्चुअली डायबिटीज से रिलेटेड फूड कोई स्पेशल फूड नहीं होता है। डायबिटीज का फूड वही होता है जो आप नॉर्मल घर पे खा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि जब हम घर पे खाना खा रहे हैं, तो घर का खाना एक बैलेंस्ड डाइट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें नॉर्मली देखा गया है कि प्रोटीन, जब इंडियन डाइट की हम बात करते हैं, तो अगर आप ठीक से उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। ऑयल इतना ज्यादा यूज हुआ होता है कि उसकी वजह से जो उसका जो एक्चुअल केसेस हैं, जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट हमको नहीं मिलता है। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे कहते हुए मिलते हैं कि अरे मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ। फिर भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका रीजन ही यही है कि जो कुकिंग हैबिट्स हैं वो ऐसी हैं, जो एक जल्दी बनाने के चक्कर में, या उसको ज्यादा टेस्टी बनाने के चक्कर में, या फैशन के चक्कर में, फैशन इन इन द सेंस कि बहुत सारे शेफ के उसमें हमने रेसिपी देखी और वहां से हमने फॉलो किया, तो शेफ्स आर यूजुअली नॉट ट्रेन्ड ऑन द डाइट फैक्टर्स, दे आर ट्रेन्ड फॉर टेस्टी फूड्स। तो वहां पे उनको ये मतलब नहीं है कि आपको जो मिल रहा है क्या वो आपके बॉडी के लिए इतना इफेक्टिव है भी या नहीं है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल रहे हैं या नहीं है। तो चार मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर। ये चार मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। ज्यादातर देखा गया है कि हमारी इंडियन डाइट में जो घर का खाना हम खा रहे हैं, उस घर के खाने में ज्यादातर 80 to 90% हम कार्ब्स ही खा रहे हैं। सुबह से शाम तक जो कंजम्पशन हो रहा है, वो स्पेशली कार्ब्स का कंजम्पशन हो रहा है। चाहे हम उसको शुगर के फॉर्म में देखें, या हम उसको रोटी चावल के फॉर्म में देख रहे हैं, वो कार्ब्स ही कार्ब्स जा रहे हैं। जब और ज्यादातर जब लोगों को डायबिटीज हो जाती है, तो वो इन कार्ब्स को एकदम से कम करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी गलत है। प्रोटीन, अब जैसे कार्ब है, आपको वो एनर्जी देता है। प्रोटीन आपको लंबे समय तक भूख ना लगने में मदद करता है। तो अगर आपके खाने में भरपूर प्रोटीन है, तो आपको बार बार भूख नहीं लगने वाली है। इसी तरह जो फैट है, वो आपका जो सटाइटी हार्मोन है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो सटाइटी हार्मोन है, उसको बैलेंस रखने में मदद करता है। टाइम पे आपका बॉडी आपको सिग्नल देगा कि हाँ, अब आई एम फुल। सो दैट्स व्हाट इज द रोल ऑफ फैट। तो फैट भी जरूरी है। देन फाइबर, जो कि आपकी ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है, क्योंकि जो भी आप कार्ब्स खा रहे हैं वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आप फाइबर नहीं ले रहे, प्रोटीन नहीं ले रहे, तो वो आपको एकदम से एब्जॉर्ब होके और बॉडी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज कर देता है। लेकिन अगर आप फाइबर खाएंगे, तो वो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर कम कर देगा। धीरे धीरे वो शुगर आपकी बॉडी में रिलीज होगी, जिससे एकदम से आपकी बॉडी में ब्लड शुगर का स्पाइक नहीं होने वाला है। इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको लंबे समय तक भूख भी ना लगे, एकदम से कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड शुगर को स्पाइक ना करे, और आपको जितना जरूरत है आप उतना ही खाएं। इसीलिए प्रोटीन, फैट और फाइबर आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। देन माइंडफुल ईटिंग। बहुत बार क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि हमें खाने पे ध्यान देना है। हमारा ध्यान होता है या तो फोन पे होता है, या टीवी पे होता है, या मूवी देखते हुए हम खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो एक्चुअल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें सैटिस्फाइड फील ही नहीं होती, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो खाने पे लगा ही नहीं है। दिमाग तो हमारा दूसरी जगह लगा हुआ है, सिर्फ मुंह से हम खाना खा रहे हैं। तो इस वजह से सटाइटी हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता। और
अगर माइंडफुल ईटिंग नहीं करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाता है। एक और टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग आपको खाना है। तो सर्केडियन रिदम क्या होती है कि सुबह से शाम तक जिस टाइम पे आपकी बॉडी में कौन सी चीजें ज्यादा एक्टिव होती हैं, तो इसलिए आपको अपनी मील टाइमिंग भी रेगुलराइज करनी चाहिए। और हेल्दी स्नैकिंग, आप स्नैक्स के टाइम पे क्या खा रहे हैं। अगर मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस में मैंने ये भी देखा है कि अगर आप सिर्फ हेल्दी स्नैकिंग, जो आपका शाम से शाम को 4 से 6 के बीच का टाइम है, जहाँ पे ज्यादातर केसेस में देखा गया कि वहां पे अनहेल्दी फूड ही खा रहे होते हैं। अगर सिर्फ इस एक मील को भी जो 4 से 6 के बीच का जो मील है, अगर आपने इसको बैलेंस किया, तो बहुत सारे केसेस में जो ब्लड शुगर है यहाँ से भी कंट्रोल होने लगती है। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते, तो यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि हम बाहर का खाना या चटपटा नमकीन बिस्किट्स चाय सैंडविच वगैरह जैसी चीजें हम खाते हैं, जो जो कि हमारी ओवरऑल एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अपनी प्लेट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं जिससे आपको एक बैलेंस मील मिले। तो अगर आप जब जब भी आप खाना खाने बैठे, तो कोशिश करें कि आपकी प्लेट ज्यादा से ज्यादा कलरफुल होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी प्लेट कलरफुल होगी, उतनी ही ज्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हर कलर में अलग अलग टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अगर आप कलरफुल प्लेट लेंगे, तो आपके जितनी भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, विटामिन की रिक्वायरमेंट है, एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें आपकी कलरफुल डाइट में मिलने वाली हैं। और कलरफुल डाइट में ये नहीं है कि आपने कलरफुल चिप्स खा लिए। आई डोंट मीन दैट। नेचुरल कलर्स वाली चीजें आपको खानी है। देन एलोकेट क्वार्टर प्लेट टू प्रोटीन। आप जितना खाना खा रहे हैं उसमें से कम 1/4 तो आपका प्रोटीन होना ही चाहिए। अगर आप यूजुअली एक टाइम पे एक पर्सन अगर 100 से 120 ग्राम खाना खा रहा है, तो उसमें लगभग 30 ग्राम प्रोटीन आपको लेना ही लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सटाइटी हार्मोन है वो मैनेज रहेगा, आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक है वो नहीं होने वाला। तो आपकी जो बॉडी ब्लड शुगर की रोलर कोस्टर में जा रही है वो नहीं होगी। देन आपका जो क्वार्टर प्लेट है, सिर्फ उसमें ग्रेन्स और स्टार्ची फूड होना चाहिए। तो स्टार्ची फूड्स मींस कार्ब्स होने चाहिए। और कार्ब्स में भी कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का कंजम्पशन करें ओवर द सिंपल कार्ब्स। तो जैसे आपका गेहूं है या मैदा है, ये आपके सिंपल कार्ब्स में आते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आप जाएंगे तो आप मल्टीग्रेन वगैरह यूज कर सकते हैं। आप जौ है, बाजरा है, जवार है, और मक्का है, चना है, इन सारी चीजों की रोटियों को बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या आप इनको अगर सॉलिड फॉर्म में भी खाना चाहें, तो आप चने की सैलड बना के भी खा सकते हैं। तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। उसमें आपको प्रोटीन भरपूर मिलेगा और कार्ब्स भी मिलने वाले हैं, जो कि आपको एक लंबे समय तक भूख लगने नहीं देंगे। देन सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट को आपको प्रेफरेंस देना है ओवर द ट्रांस फैट। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट वो है जो ईश्वर ने बनाए, ऊपर से भगवान ने बना के दिए। लेकिन ट्रांस फैट वो है जो कि आपको पैकेज्ड फूड आइटम्स में मिल रहे हैं, जो हम भगवान के बनाए हुए नहीं है, जो कि इंसान ने बनाए हैं। तो आपको ट्रांस फैट को अवॉइड करना है जितना हो सके। तो ट्रांस फैट में आपका जितने भी पैकेज फूड्स हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। आप घर का तेल, या आप सैचुरेटेड फैट में आप जैसे एवोकाडो वगैरह का कंजम्पशन कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन कर सकते हैं, या जो आपके जितने भी ग्रेन्स हैं, सॉलिड ग्रेन्स हैं, उनका कंजम्पशन कर सकते हैं। फ्यू अदर फैक्टर्स लाइक एक्सरसाइज। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है अपने आप रिड्यूस होने लगेगी। क्योंकि क्या होगा कि जो स्टोर्ड इंसुलिन है, स्टोर्ड एनर्जी है, वो एक्सरसाइज में कंज्यूम होने लगेगी। जैसे जैसे वो कंज्यूम होने लगेगी, तो आपकी बॉडी जो नया इंसुलिन आ रहा है उसको यूज करना शुरू कर देगा। तो इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। सो मिनिमम आपको 150 to 200 मिनट ऑफ एक्सरसाइज पर वीक आपको करनी ही करनी है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप वीक में 6 दिन भी एक्सरसाइज करते हो, तो 30 मिनट्स पर डे की एक्सरसाइज इज मोर देन एनफ
टू डू दिस। और अगर आप 2 से 3 बार मसल ट्रेनिंग, मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, दैट इज़ वेरी, वेरी गुड। अगर आप ये करते हो। रेगुलर एक्टिविटी रिड्यूसेस द कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, आपका बीपी मैनेज होने वाला है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, लिपिड प्रोफाइल भी मैनेज होगा। ये तो मैंने एक्सरसाइज की बात की। इसके अलावा, क्योंकि एक्सरसाइज क्या होता है कि अगर आप दिन में 16-17 घंटे जाग रहे हो, 7-8 घंटे आप सोने वाले हो, तो वो टाइम मैंने पहले ही अलग कर दिया। तो दिन में 16-17 घंटे अगर आपके पास हैं, तो उसमें से सिर्फ 1 घंटे आप एक्सरसाइज करें, लेकिन जो 15 घंटे हैं वो लगभग आपके, अगर आपके नॉन एक्टिव रहते तो भी आपको रिस्क है। तो इसलिए आपको नीट पे ध्यान देना है। नीट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जहां पे आप एक्सरसाइज के अलावा जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो आपको उस पे ध्यान देना है। तो ज्यादा ज्यादा बैठना भी नहीं है। अगर आपकी सिटिंग जॉब है, तो आप हर आधे घंटे में कोशिश करें कि 3-4 मिनट के लिए आप उठें, कहीं टहल के आए, 2-3 मिनट के लिए। या आप लिफ्ट लेने की बजाय आप सीढ़ियां यूज करें। घर के काम करना है, उसमें वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो बॉडी है मूव होना स्टार्ट होगी। देन स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है। अगर आप सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं, और फैट भी ले रहे हैं, प्रॉपर हेल्दी फैट ले रहे हैं, सारी चीज़ें करें, लेकिन अगर आप सो नहीं रहे हैं, तो आपको इनमें से किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। आपको ये ध्यान रखना है कि स्लीप इज़ ऑलवेज़ अ सुपर हीरो। अगर आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना है, तो आपको स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज़ का इफ़ेक्ट भी तभी होगा जब आप अच्छे से सोएँगे। आपने जो प्रोटीन खाया है, वो भी आपकी बॉडी में तभी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होने वाला है जब आप ठीक से स्लीप लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। इसलिए अ, क्योंकि स्लीप से आपका ब्लड शुगर मैनेज होगा, आपकी हंगर और क्रेविंग्स मैनेज होंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फ्यू अदर फैक्टर्स की आपको इमोशंस पे ध्यान देना है कि आपके क्योंकि इमोशंस आपको हार्मोनल बैलेंस पे फोकस करता है। तो जिससे जैसे आपका कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल लेवल स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है। ये कंट्रोल होगा, तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है, सेरोटोनिन है, वो जनरेट होगा। तो उसके लिए आप माइंडफुलनेस, योगा, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह भी कर सकते हैं। इसी तरह से एनवायरनमेंट, आपके चारों, आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके चारों ओर का एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, तो भी आप स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अब एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसके साथ बैठते हैं या घर में कौन कौन है, ये सारी चीजें नहीं। नंबर वन, व्हाट यू कैन डू। अगर आप अपने फ्रिज को खोलते हैं, तो आपको क्या दिखता है? उसमें आपको चिप्स के पैकेट दिख रहे हैं, बिस्किट दिख रहे हैं, केक दिख रही है, या आपको मेयोनीज़ दिख रही है, या सॉस दिख रहा है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, या उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दिख रही हैं, आपको जो हेल्दी फूड आइटम्स हैं वो दिख रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है? दोनों में अगर तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ कही गई है कि द थिंग यू सी, द थिंग यू कंज़्यूम। जो चीज़ आप देखेंगे, वही चीज़ आप कंज़्यूम करने वाले हैं। तो अगर आपके घर में बिस्किट्स ज़्यादा दिख रहे हैं, आपके घर में नमकीन ज़्यादा दिख रही है सामने, तो आप उन्हीं चीज़ों का कंज़म्पशन करने वाले हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को घर में लेकर ही नहीं आएँगे, तो आप उन चीज़ों को आप ब बेटर हेल्दी चीज़ों का कंज़म्पशन करने वाले हैं। तो आप हेल्दी चीज़ों को घर में लाके रखिए। तो दिस इज़ द थिंग दैट यू कैन कंट्रोल, राइट? देन जब आप आपकी किचन कैबिनेट ओपन होती है, तो आपको उसमें क्या दिखता है? अगेन द सेम थिंग। देन अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो आपके पेज पे किस तरह के पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दुनिया में गलत चीज़ें इतनी तेज़ी से प्रमोट होती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें बहुत कम प्रमोट होती हैं। मैं अगर अपने इसी वेबिनार की बात करता हूँ, तो इस वेबिनार में मेरे पास लगभग 30 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन थे, लेकिन जॉइन कितने लोगों ने किया, आप देख सकते हो। तो ज़्यादातर क्या होता है कि अम, हम जो देख रहे हैं, वो उनको हम ज़्यादातर रियलिटी मान लेते हैं, बट एक्चुअली वो चीज़ रियलिटी नहीं होती। गलत चीज़ें तेज़ी से प्रमोट होती हैं, और अच्छी चीज़ें बहुत कम प्रमोट होती हैं।
और उसकी वजह से हमें ये लगता है कि जो हमारा ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो गड़बड़ है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी आसपास की कम्युनिटी कैसी है। तो यहाँ पे मैंने 6 फैक्टर्स आपको ओवरऑल बताए। वन इज पहली चीज तो मैंने ऑब्वियसली फूड बताई, देन एक्सरसाइज, स्लीप, देन इमोशंस एंड एनवायरनमेंट। ये 5 चीजें अगर आप मैनेज करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अब इसमें कम्युनिटी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको जनरली लोग अवॉइड करते हैं, दैट इज द कम्युनिटी फैक्टर। ये कम्युनिटी फैक्टर क्या है कि मैंने उस पे नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, द सीक्रेट्स ऑफ ब्लू जोन। तो उसमें एक जो वो उनकी जो फूड हैबिट्स है, ब्लू जोन क्या है बेसिकली, दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे उनकी आसपास के दुनिया के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर गांव में या शहर में बीमारियां कंपैरेटिवली काफी कम है। और उस वहां पे 100 साल से ज्यादा के लोग भी काफी पाए जाते हैं, और 100 साल से ज्यादा के ऐसे लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको शरीर में कोई दिक्कत नहीं, वो अपना सारा काम करते हैं। इवन वो पोलो भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, और हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, खेती भी करते हैं, सारी कुछ 100 से ज्यादा की एज में भी कर रहे होते हैं, और 100 से ज्यादा की एज में भी वो हार्डली 65-70 की साल के दिख रहे होते हैं। तो सारी जगह उनका उनकी जो फूड हैबिट्स हैं वो तो जो ही है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है कि आप जैसे जैसे जब जब एज बढ़ती जाती है तो हमें एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एक एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि गाँवों में आज भी है, और इसलिए गाँव में बीमारियां कम होती हैं। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जॉइंट फैमिलीज कम होती जा रही हैं और यूनिट फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से क्या है कि हम एक सोसाइटी में रहते हुए भी बहुत ज्यादा अलोन फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, और दिस इज द रीजन कि बीमारियां भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज नहीं हो पाता। गांव में थे तो वहां पे दिन भर में सपोज कोई बाहर से काम करके आया, शाम को बैठ गए वहां पे चौपाल में बैठ गए, कम्युनिटी में बैठे, वहां पे अपने दिन भर की एक्टिविटीज शेयर की, स्ट्रेस वहीं से कम हो जाता है, और स्ट्रेस कम होते ही सारी प्रॉब्लम कम हो जाती है। लेकिन आज लोगों के पास बात करने के लिए लोग नहीं है, अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए लोग नहीं है, और अकेले अकेले करने की वजह से वो प्रॉब्लम्स फेस करते जा रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। इसीलिए कम्युनिटी की इम्पोर्टेंट समझना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पुराने कल्चर में था, लेकिन नए कल्चर में ये चीजें कम होती जा रही है, दैट इज इमोशनल सपोर्ट। देन अकाउंटेबिलिटी एंड एनकरेजमेंट। हम अकेले होने की वजह से सारी चीज़ें खुद के कंधों पे लेते हैं, और अगर उसमें कहीं भी डिससैटिस्फैक्शन होता है, तो क्या होता है कि चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो इसमें बड़ी सपोर्ट और प्रोग्रेसिव मोटिव्स भी आते हैं, देन नॉलेज शेयरिंग भी बहुत कम हो पाती है। तो कम्युनिटी को समझना इसीलिए ज़रूरी होता है, और जब हम कम्युनिटी के साथ में मिलके काम करते हैं, तो हम अकेले काम नहीं करते हैं, हम लोगों के साथ में मिल के काम कर रहे होते हैं, जिससे हमें दूसरों ने क्या गलती की, उससे क्या सीखा, और उसकी वजह से भी हम चीज़ें सीख सकते हैं और प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी को की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिस इज़ द पावर ऑफ कम्युनिटी। और फिर तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह जो अगर आप अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं और कम्युनिटी को जॉइन करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ है कि सस्टेनेबिलिटी। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं, तो आप अपनी सस्टेनेबल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो ये 6 चीज़ें हैं जो कि आप अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ डाइट को बैलेंस करना। तो डाइट आपकी रिच न्यूट्रिशन होनी चाहिए, कार्ब्स को मैनेजमेंट करके लेना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, और स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आप माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में एक ऐसा सपोर्टिव ग्रुप बना सकते हैं जो कि आपकी हेल्थ प्रायोरिटीज को समझता है, जो जो आपके फैमिली में क्या चीजें चल रही उनको समझे, ना कि उनको मजाक बनाए। देन सस्टेनेबिलिटी, आपको रेगुलर स्लीप लेनी है, जिससे आपकी
आप बेटर रिकवरी कर पाए। देन हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेना है। देन एडजस्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटी क्लाइमेट एंड नीड्स, एंड देन शुगर ईटिंग को अवॉइड करना है। एजुकेशन सपोर्ट, you need to be aware with the new strategies and engage yourself with the activities। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप देख पाएंगे कि अगले 3 से 6 महीने में आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि जब वो ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो उसमें फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते, जिसकी वजह से वो अकेले रह जाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो फिर क्या होता है कि एक डिससेटिस्फैक्शन आने लगता है, डिस्करेजमेंट आने लगता है। तो अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व करके करते हैं, साथ में करते हैं लोगों के साथ में, तो एक इंकरेजमेंट बना रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। फाइनली टू बी कंक्लूडेड, अपने आप को नॉलेज के साथ में इन्वॉल्व रखें, जिससे आप डायबिटीज को सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप साथ में मिलके स्टेप्स लेते हैं तो आप ज्यादा हैप्पी और हेल्दी लाइफ्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो रिमेंबर कि योर जर्नी टू बेटर हेल्थ स्टार्ट्स टुडे। एनी क्वेश्चन? Do you have any question? If you want to discuss, we can discuss the questions now. You can unmute yourself तो and you हाय can ask. कुशल जी। जी। सो प्री डायबिटीज और डायबिटीज के आपने जो डिफरेंसेस बताए, तो इज इट इजियर टू लाइक गो टू नॉर्मल स्टेट फ्रॉम प्री डायबिटीज, या इज इट इजियर टू गो टू द नॉर्मल स्टेट फ्रॉम डायबिटीज? Yes, definitely it is possible to go to normal stage from pre-diabetes also and diabetes also. But pre-diabetes से और नॉर्मल स्टेज में जाना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि वहां पे आपकी बॉडी अभी इतनी कैपेबल है कि वो अपने आप से सिम्टम्स को मैनेज कर पा रही है। लेकिन डायबिटीज के सिम्टम्स तब शो होते हैं जब आपकी बॉडी डायबिटीज के सिम्टम्स को मैनेज नहीं कर पा रही है अपने आप। तो इसका मतलब जब आपको डायबिटीज डिटेक्ट हो गई तो कंडीशंस बिगड़ चुकी हैं। लेकिन प्री डायबिटीज में कंडीशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है, तो वो कंपैरेटिवली इजियर होता है प्री डायबिटीज से नॉर्मल स्टेज पे आना। डिड आई रिजॉल्व तो योर ऑन क्वेरी? एन एवरेज, जी ऑन एन एवरेज कितने समय लगता है नॉर्मल स्टेज में आने के लिए डायबिटीज और प्री डायबिटीज लोगों को? This completely depends on the commitment of the person who is doing this। कि जो भी आप, अगर आपको बताया जा रहा है आप उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करने सिर्फ ये नहीं कि मुझे डायबिटीज रिवर्स करनी, इस टेंशन में फॉलो करना, उस प्रोसेस को एंजॉय करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जब वो डायबिटीज के ट्रीटमेंट को, रिवर्सल ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं, तो वो एक प्रेशर में आके करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चीजें और बिगड़ जाती हैं। तो अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करते हुए सारी चीजें फॉलो करते हो, मैनेज करते हो, तो वो चीजें आपको जल्दी इफेक्ट करने वाली हैं। अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हो तो डेफिनेटली चीजें तेजी से बिगड़ेंगी। तो इसलिए हमेशा जरूरी है कि आप प्रोसेस को एंजॉय करो। ऑन एन एवरेज इट इट टेक्स 3 to 5 months to manage any condition। I have seen the people who have 15 to 20 years of diabetes and that has been managed within 5 months। Did I resolve your query? हाँ कुशल जी। Okay, thank you for your doubt। Thank you for your questions। If you have any questions, you can ask me again। आपने कहा कि Oh, स्लीप इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कंट्रोलिंग डायबिटीज एंड sorry, एनीथिंग सुपर हीलिंग। sorry। आपने कहा कि स्लीप, हाय कुशल जी। Yes, yes, yes। सो आपने कहा कि स्लीप इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कंट्रोलिंग Hmm, डायबिटीज, इट इज द hmm, सुपर हीलिंग थिंग। yes। तो एनफ स्लीप लाएं कैसे अगर कोई इंसोमेनियक है तो? इसके
स्लीप को मैनेज करने के तरीके होते हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है दैट दैट इज कि करेक्ट डाइट आप ले रहे हैं। अगर आप सही डाइट ले रहे हैं तो आपकी जो हार्मोनल बैलेंस है वो भी सही कंट्रोल होने लगता है। अगर आप ज़्यादा शुगरी फूड 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 आइटम्स या हाई सोडियम फूड आइटम्स वगैरह कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपके स्लीप के लेवल में इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्लीप मैनेज नहीं हो पाती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आई हैव एंटायर डिफरेंट प्रोग्राम और ऑन हाउ टू स्लीप स्मार्टर। और उसमें टाइमिंग का भी इशू होता है, आपके गैजेट आप उन गैजेट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं उसका भी रोल होता है। तो वो एक एंटायर प्रोग्राम है जिसमें जिसमें आप देख सकते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपनी डाइट, बैलेंस डाइट पे अगर आप आज से ध्यान देना शुरू करते हैं तो स्लीप अपने आप मैनेज होने लगती है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग, आप किस टाइम पे सो रहे हैं। क्योंकि आपकी बॉडी का जो हीलिंग टाइम होता है वो रात में यूजुअली 10 से और 3 बजे के बीच में होता है। लेकिन अगर आप रात में 1-2 बजे सो रहे हैं जाके, तो आपका जो एक हीलिंग का टाइम है वो अपने आप 3 से 4 घंटे निकल चुका है, जहाँ पे आपने अपनी बॉडी को हीलिंग का टाइम दिया ही नहीं। तो अगर आप रात में 1-2 बजे सो रहे हैं जाके तो आपकी बॉडी में हीलिंग कम हो होने लगेगा। जिसकी वजह से फिर और दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो न अगर आप आदत बनाते हैं कि 10 से 11 के बीच में अगर आप सो जाते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको एक आपकी बॉडी को एक अच्छा टाइम मिलेगा अपने आप को हील करने में। दूसरा, अगर आप बहुत देर में खाना खाते हैं, तो बॉडी में जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज अगर आप करते हैं। एंड इसके अलावा मेरा एक स्लीप स्मार्टर प्रोग्राम है, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आप वो फ़ॉलो करते हैं तो भी आप स्लीप को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जी, थैंक यू कुशल, इट आंसर्ड माय थैंक यू। क्वेश्चन। सॉरी? इट आंसर्ड माय क्वेश्चन, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चंस। सो so if you want, we can help you with we have some special programs where this meeting is going to disconnected in 1 minute. So just for 2-3 minutes, you can rejoin, and I'll show you what my offer is, so that we can help you for this. Just join again the same link, just for 5 minutes.